बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 16 इट्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के दो लेक्चर हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आमतौर पर पूछे जाते हैं जी। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके जो है इसमें हाफ लाइफ है मेन टॉपिक्स में से, और इसके बाद जो है ट्रांसम्यूटेशन जो है मेन टॉपिक में है। उसके बाद जो है वो इसमें हमने फिशन और फीन रिएक्शन का जस्ट इंट्रोडक्शन लेना है। उनको इन सब डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़ाहिर है उसमें कहा हुआ है, तो हमें वो एज ए बुक जो है जिस तरह बुक में गिवन है वो हमें पढ़ना है। और लास्ट वन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स वगैरह जो है इनको एक नज़र देखना है। इनके साथ साथ जो है वो हमें कोरिलेट जो टॉपिक कर रहे हैं वो इसमें जो है वो फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो इस टॉपिक के साथ मिला के हम ज़रूर पढ़ेंगे। जो लास्ट वाला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्रॉन्स वगैरह, इसके साथ जो है हमें बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो है उनको अपने टॉपिक में शामिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, जो है इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स बोल रहे होते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो साथ साथ ज़ाहिर है इनमें से इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ओवरऑल आपने ये साथ साथ लर्न करने हैं। जहाँ पर इसमें जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग देखें, मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो कहते हैं एम्प्टी होता है, और सेंट्रल पार्ट जो है वो टाइनी है, कहते हैं जी एज अ टाइनी एंड पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। Electrons are revolving around the nucleus in the circular orbits, or atoms are non-uniform density since whole mass is concentrated in the nucleus। जो है ओनली कहते हैं 0.1% जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, बाकी 99.9% जो है वो न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है। एटॉमिक न्यूक्लियस जो है इसमें देखें साइज ऑफ एटम जो है वो देखें तो 10⁻⁻10 मीटर है, एंड न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻14 मीटर है। ये इसी हमें बेसिकली ये वाली चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन में जो है वो इनको लोड करना है, क्योंकि देखें अक्सर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल यूँ क्वेश्चन आ सकता है, देखें इसमें जो न्यूक्लियस का साइज है और एटम का साइज, इसमें देखें जो हमारे पास जो है डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो कहता है 10⁻14 मीटर है, ठीक है जी। और साइज ऑफ एटम यानी वो 10⁻−10 मीटर है। तो यहाँ से देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। द डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियर टू दैट ऑफ एटम क्या हो सकता है, या एटम टू दैट ऑफ न्यूक्लियस क्या हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रफली अगर देखा जाए तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁻, चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है 15, हमारे बुक में 14 लिखा हुआ है, तो आमतौर पर हम इन जनरल हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। एज ए होल जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे मैंने कहा 99.9% जो है उसका मैस जो है वो कंसनट्रेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। मिनिमम चार्ज दैट कैन बी क्वांटिफाइड, वो ऑलरेडी वी नो दैट के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव के साथ चार्ज होता है। और यूनिफाइड मैस स्केल जो है, चूँकि एटम जो है इटसेल्फ इज़ वेरी स्मॉल, सो इसको मेजर करने के लिए ज़ाहिर है उससे कॉन्स्टिट्यूट को मेजर करने के लिए एक स्केल जो है वो डिवाइस किया गया है, और उस स्केल को हम कहते हैं जी यूनिफाइड मैस स्केल या एटॉमिक मैस यूनिट। और 1 म्यू जो है वो एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द कार्बन एटम होता है, और कितना होता है 1 म्यू 1.6606 10⁻⁻27 होता है। ये भी आपने वैल्यूज लर्न करनी है म्यू में भी और केजी में भी। केजी में तो ऑलरेडी आपको याद होंगी, म्यू में भी आपने इसको लर्न करना है। जो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो इसमें ये वाली वैल्यूज कम से कम एटलीस्ट ये वैल्यूज आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम जो है ये कम से कम ये 4 वैल्यूज आपने ये म्यू में ज़रूर याद कर लेनी है। इसमें जी इलेक्ट्रॉन मैस 9.11 10 इसमें -31 केजी होता है, 0.00055 म्यू ये इसकी वैल्यू है म्यू में एटॉमिक मैस यूनिट में। इसी तरह से मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ जो है वो न्यूट्रॉन भी आपने लर्न करना है म्यू में भी और किलोग्राम में भी। नेक्स्ट जो है इसी तरह से जी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएं तो आगे बहुत सिंपल है। हमें पता है किसी भी जो है वो हम एलिमेंट जो है उसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैस नंबर से और चार्ज नंबर से।
ए जो है वो मास नंबर है, और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, और जी यहाँ पे एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी भी हमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो फॉर्मूला होगा ए माइनस जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देखें, लेट्स से यूरानियम 235 अगर वो पूछे जी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपने मास नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस करना है। तो देखें इसमें 143 न्यूट्रॉन्स जो है वो हमें सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी चार्ज नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। हाइड्रोजन प्रोटियम इज द ओनली एटम हुज न्यूक्लियस कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो सिर्फ नंबर जो है वो एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन डिस्कवर्ड जो है बाय रदरफोर्ड इन 1920 और न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसके और आगे प्रोसीड करते हैं जी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन बाय जो है वो रदरफोर्ड, उसने इसको डिस्कवर किया था। और किस तरह से डिस्कवर किया था, जो है हीलियम जो है उसमें अगर आप देखें, हम जो है वो नाइट्रोजन जो है इसमें जो है अगर अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन के ऊपर जो आप बम्बार करें तो वहाँ से ऑक्सीजन बनता है, प्लस जो है वो हमें वहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो मिल जाता है। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो जेम्स चैडविक ने जो है वो डिस्कवर किए थे। और अगर हीलियम जो है उसमें बेरिलियम जो है उसमें ऐड करें तो हमारे पास ऑक्सीजन का आइसोटोप 12 और प्लस जो है वो हमारे न्यूट्रॉन जो वहाँ से मिलता है। हाइड्रोजन सिंपल कहते हैं इज द ओनली एलिमेंट, ये हमने पहले पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सर्च नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है जी इसमें वो कितने हैं जी इस वक्त मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो कितने हैं 37 है अब तक जो है। हम तो बेसिकली जो है हमारी बुक्स में अभी तो थोड़ा क्वार्क्स का जिक्र आ गया है, मॉडर्न में सिलेबस नीड टू बी चेंज। हम सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तक ही अभी सिर्फ जानते हैं, लेकिन जो है ओवरऑल कहते हैं जी अब तो मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग मोर देन 37 जो है पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो है इसमें देखें तो मास ऑफ न्यूक्लियस रफली इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आगे जाकर हम इसको बात करेंगे। ये भी हमने इसमें पढ़ लिया है। ये सारे मैंने कहा था कम से कम 4 जो है ये 5 पार्टिकल्स इनके आपने एटॉमिक मास यूनिट जो है उनको रिवाइज करना है, जिसके ऊपर ये भी हमने सारा डिस्कस कर लिया। हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम 1 म्यू मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये कितना बनता है, 1.66 × 10⁻⁻³ किलोग्राम बनता है। और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आता है। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो हमारी बुक में 931 लिखा हुआ है, लेकिन ये 931 पॉइंट के अराउंड बोर्ड आता है। अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें 1 म्यू मास को तो ये 931.5 के अराउंड बोर्ड आता है। तो अगर 931 भी लिखा हुआ है सो डेट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट जो है उसको हम ट्रू ही कंसीडर करें। नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा है, आइसोटोप्स जो है आइसोटोप्स आर सच न्यूक्लियर, हमें सिंपल पता है कि इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी एज मास नंबर इज डिफरेंट। क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मास नंबर के साथ वेरी करती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चार्ज नंबर के साथ जो है वो वेरी करती हैं। इसकी एग्जांपल्स में प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और ये अपने जस्ट याद रखना है, जीनॉन और सीजियम जो है ये ऐसी दो एलिमेंट्स हैं, इनके 36 आइसोटोप्स होते हैं दोनों के। इसका दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए, आइसोटोप आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये आगे जाके हमें काम आएंगे जब डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स आगे को रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे ये को रिलेट कर सकते हैं आपके जो है वो हाफ लाइफ वाले टॉपिक के साथ, वहाँ जाके बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे देखिए जी आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसमें कहते हैं जी हैविंग सेम नंबर ऑफ, इसका रिवर्स कर लें जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं, इसमें जो सेम जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन 14 है, कार्बन 14 है, इसमें मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसमें जो है वो देखें, अगर देखें तो मैग्नीशियम और सोडियम है, इसमें इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे का आइसोबार कहलाएंगे। और इनमें जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज आमतौर पर सेम होती हैं। इसीलिए आइसोबार्स जो है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको हम किसी भी केमिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम जो है वो कोई फिजिकल मेथड डिवाइस करते हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसके बाद ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं,
न्यूक्लियर फोर्स जो है कहते हैं कंटेन्स प्रोटॉन रिपेल ईच अदर न्यूक्लियस के अंदर जो है may cause the destruction of the nucleus. There are two classical forces operating the nucleus. एक तो उसमें कूलम फोर्स होती है जी, रिपल्सिव होती है, और न्यूटन्स अट्रैक्शन होती है। तो क्लासिकल फोर्सेस जो है आर अनएबल टू गिव स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इन न्यूक्लियस इट रिक्वायर्स मच एनर्जी फॉर द एंट्री ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन। लेट्स से कि अगर हमें एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन को ऐड करना है जिसमें ऑलरेडी 50 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, तो यू मस्ट हैव टू गिव इट एनर्जी 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। So force which has binding effect on the nucleus to give stability of the nucleus को हम क्या कहते हैं? Strong nuclear force कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जरा हम इसको आगे जाके बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ना एक ओवरव्यू देता हूँ। क्लासिकल फोर्सेस तो वो ये आपने सिंपली पढ़ी हुई है, हमें पता है प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखो, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है, लेट्स से प्रोटॉन और प्रोटॉन को हमने ना क्लोज रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। लेकिन यही वाले जो प्रोटॉन है अगर किसी न्यूक्लियस में हम बाइंड कर दें जहां पे इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है, और इसका मतलब है उसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब वो एक दूसरे में जो है वो मर्ज हो जाते हैं, उनको क्वार्क्स एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब यही जो प्रोटॉन है ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, तो बजाय उनमें, चूंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो बजाय उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन के वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। वहां पर वो रिपल्शन नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस बाहर वाली फोर्स ऑफ रिपल्शन से 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर हो गई। बाहर वाली ये जो रिपल्सिव फोर्स थी उससे भी 10 टाइम्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स डेवलप हो जाती है। बाहर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, अगर इन प्रोटॉन्स को आप न्यूक्लियस में बाइंड कर देते हैं तो वही फोर्स है वो फोर्स कौन सी बन जाती है? अट्रैक्टिव। और बाहर की रिपल्सिव फोर्स से भी वो 10 टाइम्स ग्रेटर होकर अपीयर होती है। तो अगर देखें तो यहाँ पर कहते हैं कि इट डज नॉट ओबे यूनिवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर जो है, यही वजह इसकी वजह से स्टेबिलिटी है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ये देखें ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, रिपल्सिव नहीं होती। जब वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। बाइंडिंग फैक्टर इनसाइड द न्यूक्लियस है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द attraction only within the nucleus while a strong repulsion outside the nucleus because of pulling repulsive force जो मैं भी यहाँ बता रहा था। तो इसकी बेसिक्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स की ये आपको यहाँ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आप देखते हैं कि मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होती है। मैस डिफेक्ट देखो कहता है डिफरेंस ऑफ मैस जो है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मैसेज जो है, सो न्यूक्लियस जो है उनको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट, यानी सम ऑफ मैस ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस। व्हाट डज इट मीन? जैसे इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक हीलियम न्यूक्लियस है। सो लेट अस सपोज अ हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें ना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास ना 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसका मतलब है आउटसाइड द जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जी, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको लेट्स से हम ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक करने के बाद जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 ही, उसमें से बाहर क्या निकलेंगे? प्रोटॉन, और 2 जो है वहां से हमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन्स। अब हैरानकुन बात यह है कि ये जो हमारे पास इंडिविजुअल मैसेज ऑफ न्यूट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हम ना 2 प्रोटॉन्स का मैस और 2 न्यूट्रॉन्स का मैस इनको आपस में ऐड करें, तो ये हमारे पास जो है वो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा, इंडिविजुअल मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स बन जाएगा।
अभी अगर हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसको हम लेट से कि ये टोटल मेजर करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, m के इक्वल आ जाता है मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो हैरानकुन बात ये है कि ये जो इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, इट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। हालांकि जाहिर है इन्हीं से तो मिलके ये एक न्यूक्लियस बना था, तो इसका मतलब है दोनों का मास इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यूजली ऐसा नहीं होता। मतलब एलिमेंट्स जो है वो हाइड्रोजन के अलावा हर एक एलिमेंट का मास डिफेक्ट होता है। मतलब उसके इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर आप निकालें और टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसको कंपेयर करें, तो इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसमें ऐसा होता क्यों है? देखें, इसमें जो है वो मास डिफेक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, पहले वो देख लेते हैं। सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर करोगे, जी एम पी, जी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ सॉरी प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम मास वन मास ऑफ प्रोटॉन को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल आएंगे। हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते थे ए माइनस सी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय वन मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया माइनस ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर करें तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। और अगर यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास डेल्टा एम सी स्क्वेयर यानी मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है कि क्यों मास ऑफ द जो इंडिविजुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस है इज ग्रेटर देन द मास ऑफ न्यूक्लियस। साइंटिस्ट को पता चला कि जितनी एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। जितनी एनर्जी हमें किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो लेट्स से कि अगर हीलियम है, अगर इसकी आप बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के लिए निकालें इसी फॉर्मूले से, अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम जो है इसको कैलकुलेट करें हीलियम के केस में, तो अब देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। जी, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास नंबर कितना है इसका 4, 4 माइनस जो है वो उसमें आ जाएगा 2, ठीक है, ऐसे मास ऑफ क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन, माइनस हम इसमें मास ऑफ जो है वो इसका न्यूक्लियस पुट कर दें, ठीक है जी। और साथ जो है इसको मास फैक्ट कैलकुलेट करने के बाद सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर जो है वो जूल में आएगा। ज़ाहिर आंसर आपका जूल में आएगा, लेकिन अगर आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ से डिवाइड कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यू ऑलरेडी नो द कन्वर्जन जो है, तो 10⁻⁻⁹ से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है जी 28.2 अप्रोक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक मास ऑफ द एक जो है वो न्यूक्लियस ऑफ द जो है वो हीलियम अगर प्रिपेयर करना है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन से एक न्यूक्लियस बनाना है, तो फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर होगी। और अगर हमें उसको ब्रेक करना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो कुछ मास जो न्यूक्लियॉन्स का है वो टूट के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट एनर्जी जो है अपीयर्स एज द बाइंडिंग एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस जो है, और वो जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए ज़रूरी है। और जो ही हमें उसको ब्रेक करना है तो वही जो ब्रेक ब्रेक करना है तो हमें इतनी ही एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वही एनर्जी जो है वो दोबारा से जो है वो मास की फॉर्म में दोबारा इन प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को मिल जाएगी, और जब ये बाहर आएंगे तो पूरे मास के साथ बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस जाएंगे तो कुछ ना कुछ मास जो है इनका एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर अराउंड द न्यूक्लियस बाहर रह जाता है, यानी अराउंड द न्यूक्लियस रह जाता है। इनसाइड प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुछ ना कुछ मास जो है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट। यही वजह है कि दोनों का डिफरेंस ऑफ मास जो है उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं।
इसमें आपने ये भी याद रखना है जी, आपने जो है वो अगर हम 1 म्यू मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इसका मतलब यहाँ से एक शॉर्टकट फार्मूला जो है वो भी आपने याद रखना है। वो क्या है जी, शॉर्टकट फार्मूला ये है, अगर हमारे पास कभी भी आपको ऐसा हो कि किसी भी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमें फाइंड करनी हो और हमें जो है वो मास डिफेक्ट गिवन हो, बाइनरी एनर्जी हमें किसी भी एलिमेंट की फाइंड करनी हो, हमें जो है वो मास डिफेक्ट नहीं हो, मास डिफेक्ट गिवन हो, लेकिन वो जो मास डिफेक्ट है लाजमी तौर पर आपको जो है वो AMU में गिवन होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उसको डायरेक्टली 931 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ जो है वो 1 म्यू जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब मैच डिफेक्ट अगर आपको AMU में गिवन है, आप डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये वाला एक शॉर्टकट याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे हमें पता चला कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी कभी जो है वो आपके यूं आ सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बताएं क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हीलियम के लिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करते हो तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डिवाइडेड बाय जो है वो मास नंबर उसका क्या है जी, 4। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी। ठीक है? सो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन हो, आपको कहा जाए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें, तो सिंपल आपने मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर जो है खास बात सिंपल सी ये है कि जो मास डिफेक्ट हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसका मास डिफेक्ट जो है वो 0 होता है। इसका मास डिफेक्ट गिवन जो है एमयू बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ये ऊपर मैंने फॉर्मूला बता दिया, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक द न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और अगर वर्सेस जो है वो मास नंबर जो है वो कर्व है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और वर्सेस मास का कर्व है। इसको अगर गौर से देखो अक्सर ना थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकली लाइन जो है उसमें आंसर होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले ये इंक्रीज करता है, एंड देन जो है वो देन डिक्रीजेज विद द मास नंबर। और इंक्रीज करते करते इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अराउंड बोर्ड जो है वो 58 पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, 56 पे 58 पे इसकी जो है वो मैथ नंबर जो है 56 मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो मैक्सिमम जो है वो किस मैथ नंबर पे होती है, जो है वो 56 पर। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी आप पर न्यूक्लियन जो है मैक्सिमम आयरन के लिए, तो हम कह सकते हैं आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी हैवी एलिमेंट्स में स्मॉलर होती है, दैट इज व्हाई दे आर लेस स्टेबल। और बाइंडिंग एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो है वो 238 मास नंबर पे होती है। इसका मतलब यूरानियम जो है द मोस्ट अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी जो है वो हम इसके लिए जो पैमाना है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही से जो है उसको जज करते हैं कि एलिमेंट जो है वो मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है। और मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन जो है इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम जो है वो भी हमें पढ़ लिया ऊपर कितनी होती है, 28.2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन मैक्सिमम जो है वो किसके लिए होता है, तो आपने याद रखना है वो आयरन के लिए होता है, और मिनिमम जो है वो जो है वो किसके लिए होता है, वो यूरेनियम के लिए होता है। नेक्स्ट जी रेडियो एक्टिविटी जो है वो इसमें सिंपल इंफॉर्मेशन बेस ही है जी, रेडियो डिस्कवर्ड बाय हेनी बेकर इन 1896 जो है, इसलिए जो है वो इसका ऐसे यूनिट रेडियो एक्टिविटी का जो है वो क्या है, बेकुल। और एज एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो भी इंक्रीज करता है। और
एलिमेंट्स बिकम्स अनस्टेबल जो है वो जो ही एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट हो जाते हैं। और जैसे इसमें यूरेनियम है तो उसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर अकर करती है, और इसमें जो है अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बिक्रुल जो है वो यूरानियम जो उसने डिस्कवर किया था, उसके बाद मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी जो है डिस्कवर टू न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और एलिमेंट्स कॉल्ड उसमें प्लोनियम था जिसका एटॉमिक नंबर 84 था, और रेडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 88 था। सो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है इसमें। बाकी जो एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा सिंपल है, जो बुक में भी आपको गिवन है। इस ये शो करता है कि गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है और बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। और चूंकि इसका कर्व जो है वो अल्फा का वो ये भी बताता है कि अल्फा आर मोर मैसिव दैन बीटा। नेक्स्ट जो है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, इससे रिलेटेड जो है वो पेपर पॉइंट अभी इसमें से एमडी कैट पॉइंट से ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन देके आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अल्फा डिके जो है इसमें क्या है जी, पहले इसको देख लेते हैं। बाय नेचर अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस इन पे +2 चार्ज और 4 जो है इनका मास नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फा पार्टिकल्स हैव 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। सो इफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब है उसका मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस बाय 4, और चार्ज नंबर जो है वो 2 डिक्रीज करेगा। ये आपका जो है वो कहलाता है आमतौर पर पेरेंट एलिमेंट, ये कहलाता है डॉटर एलिमेंट। जो पेरेंट से डॉटर एलिमेंट बनेगा तो उसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा और चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा, प्लस हमें वहां से अल्फा पार्टिकल मिलेगा और प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यूरानियम जो है जब वो जैसे इसकी एग्जांपल है थोरियम में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो उसमें जो है वो आपके पास प्लस आपको जो है वो अल्फा पार्टिकल वहां से मिल जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से जब रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तब भी जो है वो रेडियम जो है रेडॉन में जब कन्वर्ट होता है तो तब भी हमें वहां से अल्फा पार्टिकल हमें मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो मैथ्स नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, बट जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर चेंज होता है, जैसे रेडियम 226 88, और ये जो है वो 222 86 हो जाएगा। ठीक है जी, और प्लस हमें वहां पर अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है जी इसी तरह से बीटा डिके। बीटा जो है वो क्या होता है, ये जो है वो कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब न्यूक्लियस में तो देखें इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो कहाँ से आता है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस कैन थॉट एज अ न्यूट्रॉन एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकमिंग अ प्रोटॉन। व्हाट डज इट मीन कि देखें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन होता ये है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं उसमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब होता ये है कि जब एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होके एक प्रोटॉन बन जाए, न्यूट्रॉन एक टूट के जो है वो प्रोटॉन बन जाए, तो अब जाहिर है न्यूट्रॉन का मास जो है वो ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो जाहिर है उसका मास का कुछ हिस्सा जो है वो बच जाएगा। जाहिर है एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो अब न्यूट्रॉन जो है वो कम हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया। ठीक है नी, अब प्रोटॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन जो है वहां से एक रिमूव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन वहां से एक कम हो गया। ठीक है जी, न्यूट्रॉन जो है वहां से एक जो है वो कम हो गया और प्रोटॉन यहाँ पर जो है एक बढ़ गया। तो ज़रा प्रोटॉन ऐड होने का मतलब यहाँ पर चार्ज आ गया, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए जब भी एक जो है वो बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो न्यूट्रॉन जो ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्लस जो है वहाँ पर हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी Z+1 हो जाएगा। मास नंबर क्यों सेम रहेगा, जो कि टोटल नंबर सेम रहा है ना, मास नंबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो वो टोटल तो सेम ही रहा ना। अब देखिए ना, एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, तो टोटल तो मास सेम रहा, मास नंबर।
इसका मतलब है मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो प्रोटॉन एक बढ़ गया है। और टू कंजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ इसके साथ जो है एक एंटी न्यूट्रिनो भी साथ आ जाएगा, ठीक है। सो बीटा पार्टिकल मिट्स आउट ऑफ न्यूक्लियस व्हेन मास नंबर रिमेन सेम व्हाइल चार्ज नंबर जो है इंक्रीजेस बाय 1, और साथ हमें एक एंटी न्यूट्रिनो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल थोरियम प्रोटेक्टिव नंबर जब चेंज होगा, बीटा पार्टिकल मिलेगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो आ जाएंगे, ठीक है। प्लूटोनियम जो है स्टैटिन में जब चेंज होगा तो बीटा पार्टिकल मिलेंगे प्लस एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से एक और चीज याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बीटा पार्टिकल हो। इस स्टेटमेंट अगर सिंपल बीटा लिखा हुआ है तो उसका मतलब बीटा पार्टिकल ही होगा, लेकिन अगर स्पेशल उसने पॉजिटिव बीटा कह दिया है तो फिर उसका मतलब पॉजिटिव बीटा होगा। बीटा जो है, पॉजिटिव बीटा जो है बेसिकली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मैथ इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ चार्ज डिफरेंट होता है। जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल वहां से आएंगे तो इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन जो है वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके कुछ मैस गेन करके दोबारा से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ प्रोटॉन कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा, यानी उसी का रिवर्स प्रोसेस होगा। तो आपके पास क्या बनेगा, जो है बीटा पार्टिकल। और कौन सा, पॉजिटिव। इसमें जो है वो साथ हमें एक न्यूट्रिनो मिलेगा, और यहाँ z जो है वो -1 होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। जैसे इसमें एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में अगर कन्वर्ट होता है कुछ मास ऑब्जॉर्ब करके, तो प्लस हमें पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और साथ हमें न्यूट्रिनो मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं जी, कार्बन जो है वो 14 है, उसमें बीटा पार्टिकल अगर मिट किया तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। आप पहले भी देखें 8 + 6 14, 7 + 7 14, तो वो तो सेम ही रहा ना। और प्लस जो है वो हमें एंटी न्यूट्रिनो और प्लस इलेक्ट्रॉन वहां से मिल गया। और जब बीटा डिके होता है प्लस वाला, तो कार्बन जैसे 10 है, इसमें जो है वो जब बोरोन 10 में कन्वर्ट हुआ तो साथ हमें न्यूट्रिनो और साथ एक पॉजिट्रॉन जो है वो मिल जाए। पॉजिट्रॉन मीन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। गैमा डिके में ना तो मास नंबर चेंज होता है ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है। और इसमें देखें कि बाय नेचर गैमा रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है, तो स्टेरिक का मतलब है न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में है, और जब वो डी एक्साइट होगा तो वहां से एक फोटोन जो है हाई एनर्जी फोटोन मिलेगा, जिसको हम गैमा रेडिएशन बोलते हैं। When a radioactive element emits a beta particle radiation, the proton to neutron ratio, अब देखो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो की बात कर रहे हैं। जब बीटा रेडिएशन एमिट होगी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कम होते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगी जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा रेडिएशन एमिट करता है। कहते हैं कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय न्यूक्लियस जो है रिजल्ट की फॉर्मेशन ऑफ, हम कहते हैं क्या होता है, रेडियो आइसोटोप बन जाएगा, ठीक है जी। अनस्टेबल न्यूक्लियर हो जाएगा ना, तो वो रेडियो आइसोटोप बन जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, और इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे कि ये बताएं किसी एलिमेंट से 2 अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 2 अल्फा 1 गैमा इस तरह मिट हो, तो बताएं कि न्यू एलिमेंट क्या बनेगा। तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व करना है, और इसमें जो है वो कोशिश करनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन लेट से जी आपसे कहा जाए, एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे जी आपसे कहा जाए कि एक एलिमेंट है, उसका मैथ नंबर आपको गिवन है, चार्ज नंबर जी गिवन है, मैथ नंबर ए गिवन है, तो क्या आपसे कहा जाए ये बताएं उसमें से 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गैमा मिट हुए हैं, तो बताएं कि फाइनल मैथ नंबर और ये क्या हो जाएगा। तो आपने सिंपल उसी तरह से देखें, अल्फा का मतलब है मैथ नंबर -4 होना है, चार्ज नंबर -2 होना है। तो 2 अल्फा है तो मैथ नंबर उनका -8 हो जाएगा, ठीक है, और चार्ज नंबर -4 हो जाएगा। 2 अल्फा जो है, 2 बीटा है तो मैथ नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो है वो प्लस जो है वो क्या हो जाते हैं, 1 + 1 होता है, तो ये 2 बीटा है तो +2 हो जाएगा। गामा में ना मैथ नंबर चेंज होता है और ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है। इस तरह से यू कैन गेट फाइंड द डॉटर एलिमेंट जो है, इसका मतलब इसका मैथ नंबर A-8 हो जाएगा जब अगर उसमें से 2 अल्फा 2 बीटा जो मिट होंगे, और चार्ज नंबर जो है उसका वो Z- जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो
हम आंसर दे सकते हैं इजीली, जो है ये इजी है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट जो है जी, लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो है बेसिकली कहता है रेडियो एक्टिविटी बेसिकली जो है इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ओवर टाइम एंड इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास एक रेडियो आइसोटोप है, उसके ऊपर हम कोई एंजाइम डाल दें, क्या रेडियो एक्टिविटी को फर्क पड़ेगा? तो आंसर है नो, इज अ प्योरली अ नेचुरल फिनोमेना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, कोई भी फिजिकल और केमिकल फिनोमेना इस नेचुरल फिनोमेना को जो है वो इफेक्ट नहीं करता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब चूंकि कोई भी ये नेचुरल और प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है, कोई फिजिकल केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम जो है वो उसमें आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो है वो हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं अनडिकेड, और डिकेड जो है उसको हम हाफ लाइफ बोल देते हैं। तो इसमें कहता है जी कि हाफ लाइफ क्या होती है कि अगर हाफ वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द एटम जो है वो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में डिके कर चुके हैं, उसको हाफ लाइफ बोल देते हैं। तो फर्स्ट हाफ लाइफ बाद हाफ डिके हो जाएंगे, सेकंड हाफ लाइफ बाद 1/4, थर्ड हाफ लाइफ बाद 1/8 रह गई, फोर्थ हाफ लाइफ बाद 1/16 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है उसकी इक्वेशन देखें तो डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n0। ओरिजिनल अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना जो है वो डिकेइंग जो है वो रेट ऑफ डिके ज्यादा होगा। आप जरा गौर करेंगे इसके साथ नेगेटिव साइन है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम जो है वो जब डिके होते जाएंगे तो ओरिजिनल अमाउंट कम होती जाएगी, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन पुट करते हैं। सो डेल्टा एन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जो टाइम गुजरता जाएगा डेल्टा एन बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जो है रेट ऑफ डिके, यानी डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन नॉट है -n0 है, तो यहाँ से ये डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा यहाँ पर अपीयर होता है एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट, और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको प्रॉपर अगर लिखें तो डेल्टा एन ओवर एन नॉट ओवर डेल्टा टी, इसको ऊपर बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग न्यूक्लियाई, मतलब नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट जो है। और नंबर ऑफ डिके कांस्टेंट क्या होगा जी? इज अ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम जो है इसको बोलते हैं डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट जो है इज अ मेजर हाउ क्विकली ऑन एन एवरेज रेडियोएक्टिव एलिमेंट विल टेक अ डिके। और लेकिन इसके लिए नहीं हमें कंफर्म पता कि कौन सा एटम कब और क्या डिके करेगा, अल्फा बीटा और गैमा। एक बात है कि एक टाइम में सिर्फ एक रेडिएशन वहां से एमिट हो सकती है, अल्फा बीटा या गैमा, एक एटम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो चूंकि उसका एटम कौन सा एटम कब और कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा हम चूंकि श्योरली नहीं कह सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका ऐसे यूनिट के कांस्टेंट का क्या होता है जी? पर सेकंड। नेक्स्ट जो है जी, इसमें सिंपल सिंपल से लैम्डा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल जो है। द कर्व शोज रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिकेज एक्सपोनेंशियली भी जो है ये कर्व करता है, ये एक्सपोनेंशियल नीचे है। एक्सपोनेंशियल इसका मतलब है डिके कर रहा है तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, उसके साथ साथ चलता रहेगा। इसका मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो 100% डिके नहीं करता, क्योंकि उसको इनफाइनाइट हाफ लाइफ रिक्वायर होती है 100% डिके के लिए। यहाँ पर जो है एक और चीज जो है याद रखें आपने, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट उसको कहते हैं मीन लाइफ, 1/लैम्डा। कभी कभी टर्म यूज हो सकती है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ जो है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। तो ये हाफ लाइफ में बेसिकली इसको मीन लाइफ बोलते हैं। तो मीन लाइफ जो होती है डेट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज कॉल्ड मीन लाइफ। और if the decay constant lambda is known as half life constant is known, then half life can be found by, कहते हैं ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अगर हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, दैट ऑलवेज कम्स इक्वल टू अ कांस्टेंट 0.693। ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आया है, और बेसिकली ये आपके पास जो है वो आता है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसकी फॉर्म भी याद रखनी है, ये नेचुरल लॉग 2 आता है, ln2। तो नेचुरल लॉग 2 जो है बेसिकली ln2 जो हो सकता है कहीं डबल ऑप्शन आ जाए ना, बी एंड सी,
तो इसमें 0.693 नेचुरल लॉग 2 लोग है ना कैलकुलेटर से, वो 0.693 ही आता है, ठीक है। सो किसी भी अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को उसके डिके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स यू 0.693 यानी नेचुरल लॉग 2 के इक्वल आता है। सो इसमें जो है वो अगर आफ्टर सर्टन हाफ लाइफ अगर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हमें फाइंड करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जी 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट, एन स्मॉल एन यहाँ क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसके बाद जो यहाँ पर आपने जी ये सिंपल हाफ लाइफ हैं, ये आपने याद रखनी है। ये इनको सबको लर्न करना है क्योंकि इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये सब की हाफ लाइफ को अच्छे से याद करना आपने, ये वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं एक टेबल यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये टेबल अगर आप एनालाइज कर लेते हो, किसी भी तरह का हाफ लाइफ का अगर क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ की स्टेटमेंट से रिलेटेड, आप इजीली उसको एक तो अंडरस्टैंड कर लेंगे और इजीली आंसर भी दे देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली क्यों फेड अप होते हैं, क्यों और ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको स्टेटमेंट देखकर डर लग रहा होता है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर जो है वो हाफ लाइफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर ये टेबल एनालाइज कर लिए। अब देखें फर्स्ट हाफ लाइफ मैंने 5 तक इसको बनाया, आप 6 तक बना सकते हैं, 6 तक आमतौर पर हमें बना लेना चाहिए। हाफ लाइफ जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2 की पावर 1 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 हो गई। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने रह जाते हैं, 1/2, और डिकेड कितने रह जाएंगे, हाफ इधर आ गया। सेकंड हाफ लाइफ बाद 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये 1/8 है तो ये 1 - 1/8 यानी 7/8 हो जाएगा। ये 1/4 16 है तो ये 15/16 है। 1/32 है ये 1/32 रह जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ बाद अगर अनडिकेड 50% है, डिके कितने परसेंट हो चुका होगा, 50%। सेकंड हाफ लाइफ बाद अगर जो है वो डिके अनडिकेड 25% है, डिकेड कितने हो चुके होंगे, 75%। थर्ड हाफ लाइफ बाय 12.5%, इसी तरह से जो है वो 87.5%। T4 जो है उसके बाद अनडिकेड 6.25%, डिकेड 93.75% एंड अप टू सो ऑन 3.125%, 96.875%। तो ये आपने ना एक दफ़ा टेबल बना के खुद एनालाइज कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत सिंपल है। रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है रेट ऑफ डिके डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी जो है डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये कर्व में भी हमने देखा है। हाफ लाइफ जो है ऑफ ए रेडियम जो है वो कहता है 1600 ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन अगर आपने निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हो, ये आपको हाफ लाइफ गिवन है, ये टोटल टाइम गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि हाफ लाइफ जो है उसको अगर आप टोटल टाइम पे डिवाइड कर दोगे, टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी। तो अगर आप और करें तो 1600 ओवर आपके पास कितना है जी 64, बल्कि इसको मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। आपको ना एक फॉर्मूला बताता हूँ इस इन सब फॉर्मूले से बचने के लिए, एक आसान वाला फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो जरा गौर। हाफ लाइफ में ना बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जो बार बार हम यूज कर रहे होते हैं, और वो फॉर्मूला है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ना तीन में से तीन क्वांटिटीज है, उनमें से एक बात ही पूछी होती है। देखिए कैसे याद रखना है कि जो आपके पास हाफ लाइफ होती है ना, वो किसके इक्वल होगी, वो हमेशा होगी टोटल टाइम टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये आपने ना फॉर्मूला याद करना है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये याद करने के बाद सिर्फ टेबल एनालाइज करना, आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये आपके पास हो गया जी हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें ना ये हाफ लाइफ बताई हुई है, ये टोटल टाइम बताया हुआ, हम यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू टोटल टाइम को हम लेट्स से कि कैपिटल टी लिख लेते हैं आसान करने के लिए।
ओवर हाफ लाइफ। ठीक है जी। अब टोटल टाइम आपको कितना बताया, 6400 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1600 ईयर्स। अब आंसर कितना आया जी, 4। अब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 4। अब यहाँ से आगे बात चलेगी। अब उसके बाद उसने पूछा ये बताएं कि अनडिकेड अमाउंट कितनी रह गई है, कितने जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड अमाउंट रह गई है। तो अब जरा ऊपर जरा अगर देखें, गौर करें, तो आफ्टर 4 लाइफ जो है वो अनडिकेड अमाउंट कितनी रह जाती है, 1/16। इट मीन्स आपका आंसर जो है वो 1/16 है। अगर वो डिकेड पूछता तो आपका आंसर 15/16 पूछ होता। अगर वो परसेंटेज अनडिकेड पूछता, आंसर 6.25% होता। अगर वो परसेंटेज डिकेड पूछता तो आंसर 93.75% होता। ठीक है जी। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इजीली जो है उसका आंसर जो है वो दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें ना, इसको आप किसी भी तरह से रीअरेंज कर लो, आपका जो है वो आंसर आता जाएगा। देखें, जैसे जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है जी, इफ 7/8 ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स जो है, ठीक है जी, लेट्स से वो कहता है रिमेन्स अनडिकेड, रिमेन्स अन, या डिकेज, बल्कि यहाँ आना चाहिए, 7/8 जो है डिकेज हैव बीन डिकेड, ठीक है जी, इन 1600 ईयर्स, इट्स हाफ लाइफ बताएं। ये क्वेश्चन है। अब अगर आपने टेबल एनालाइज ना किया हो तो आपको कभी भी ये स्टेटमेंट समझ नहीं आनी थी कि 7.8 यहाँ क्या है। अब तो बड़ा सिंपल है। अब आप यहाँ देखो कि आपको पता चल गया ये 7/8 क्या है। 7/8 क्या है, आपको पता है 7/8 का मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 गुजर चुकी है। तो जब फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियस 7/8 डिके हो चुका हो, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजर चुकी हैं, 3। अब तो आपके पास क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ठीक है, चूंकि आपको ना 7/8 से पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3 है। तो उसने पूछा क्या है, हाफ लाइफ। अब आपके पास फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया, हाफ लाइफ जो है वो किसके इक्वल होती है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब टोटल टाइम यहाँ कितना है, 60,000। अब इसने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ 7/8 ने कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 3। तो आप 3 से इसको डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ गया 20,000 ईयर्स। तो इसकी हाफ लाइफ आ गई। अब देखो, यही वाला क्वेश्चन जितना मर्जी वो चेंज कर ले, आप इसकी वेरिएशन जरा चेक करें। ठीक है, उसको अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते जाएं। अब यहाँ 7/8 की जगह मैं अगर यहाँ 1/8 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर जो है वो यहाँ पर मैंने कहा हैव बीन डिकेड, तो हैव बीन डिकेड की जगह यहाँ पर क्या आएगा, रिमेन्स अनडिकेड, जो कि ये फ्रैक्शन जो है वो अनडिके को रिप्रेजेंट करती है, डिकेड। तो अब देखिए 1/8 का मतलब है कि कितनी हाफ लाइफ, वन उधर से ही देखें, 1/8 का मतलब अनडिकेड जो है वो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ होती है। तो अब भी आपका क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, आंसर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरली इसकी बजाय जो है वो परसेंटेज भी लिखी जा सकती है। थर्ड हाफ लाइफ बाद आपको पता है कि थर्ड हाफ लाइफ बाद जो है वो कितनी अमाउंट होती है, 12.5% अनडिकेड अमाउंट होती है। तो यहाँ 12.5% भी आ सकता है। फिर भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखें 12.5% का मतलब है थर्ड हाफ लाइफ, तब भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये इनडायरेक्टली आपको हाफ लाइफ बता देगी क्या होनी है। ठीक है जी। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो हाफ लाइफ के इक्वल आ जाती है। और बाकी आपको ये जो टेबल है इसको अच्छे से एनालाइज कर लेना। अगर आप एनालाइज कर लोगे, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 16।